हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का सोचा है, एजुकेशन कैंपस बनाने का सोचा है, हॉस्पिटल्स बनाने का सोचा है। जो गरीब मुसलमान है जिनके लिए आज मकान खरीदना सोच भी नहीं सकते, ऐसे मुसलमानों को हम कैसे मकान इस वक्त प्रॉपर्टी से दे सकते। हजारों एकड़ जमीन है लेकिन प्रोविजंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ बोर्ड एक्टिव होके नहीं चलेगा, समाज को भी एक्टिव होना पड़ेगा, बोर्ड के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी गलतियां मत निकालो, गलती बताओ हमको, हम उसको जरूर सुधारेंगे। जो 20 साल में नहीं हुआ है वो चीज हम आपके साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। हर एक को इतनी जमीन है कि मुझे लगता है कि औरंगाबाद अगर संभाजी नगर की बात ले तो एक भी गरीब मुसलमान नहीं बचेगा कि जिसको वक्फ बोर्ड के जमीन पे मकान नहीं दे सकते। सर अभी क्यों असल मुद्दा क्या था, किस बात पर आप बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो वक्फ मंडल के अंदर हेयरिंग्स और मीटिंग जो होती थी, इससे पहले इसका डेट कोई निश्चित नहीं होता था। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हेयरिंग में और मीटिंग्स में कुछ लोग अपने काम लेकर आते हैं, तो महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है कि भाई ये नोटिस मिलती नहीं होती डेट डिक्लेयर करने की वजह से, और उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पिछले मीटिंग में डिसीजन लिया था कि यहाँ पर हम हर महीने के आखिरी जुमेरात, गुरुवार को और शुक्रवार को बैठक का आयोजन करेंगे। उस हिसाब से ये हमारी पहली सुनावनी थी। और जब भी यहाँ पर हम लोग मीटिंग लेते हैं तो हमारा प्रेस कंटिन्यू हर मीटिंग में होता है। उसी ताल्लुक से हमने ये प्रेस रखी है। हमने हमारे जो कामकाज किए गए, हमने जो डिसीजंस लिए हैं, उसमें अभी हेयरिंग सेक्शन में काफ़ी हमने बदलाव किया है कि ताकि लोगों को इंसाफ मिलने में देरी ना हो, कि डिसीजंस टाइम पे मिलना चाहिए, उनको सुनकर देना चाहिए। इस मकसद के तहत हमने ये हेयरिंग का डिसीजन लिया और मैक्सिमम हमारे लिटिगेशंस अभी हमने हमारे हेयरिंग सेक्शन से निकालने की कोशिश की और कर भी रहे हैं। उन पर कई सारे एलिगेशंस लगते हैं। अभी उसमें के पास भी 1600 करोड़ के घपले थे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 1600 करोड़ का घपला है, लेकिन उसका कोई दस्तावेज तो चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया में आज वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। 2021 से पहले का वक्फ बोर्ड देखिए, 27 लोग पूरे महाराष्ट्र में काम करते थे। आज 200 प्लस लोगों का स्टाफ है। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खुद का बनाया गया है। कुछ कलेक्टर ऑफिस में, उसको ऑफिस को बनाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा लाया गया है। लोगों के काम हो रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है, जो लिटिगेशन हमने सॉल्व किए, हेयरिंग सेक्शन डेवलप किया है। अब ये कुछ लोगों को ये कंसेप्ट पूरा करना ही नहीं है। जो पुराना सिस्टम था, कुछ लोग कैंपस के अंदर घूमते थे, लोगों को ब्लैकमेल करते थे, वो सिस्टम उनको वापस चाहिए। इस तरीके के एलिगेशन करते हैं। हमने अभी बानेर का भी खुलासा किया। बानेर के अंदर भी सब लोग खाली सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। आज 6वां, मेरे ख्याल से 5वां दिन है, किसी ने भी सक्षम पुरावा लाकर नहीं दिया कि उस वक्त का वो रेजोल्यूशन किसी न्यायालय में जाकर दाद मांगी गई थी या किसी न्यायालय ने उसको कैंसिल किया था। सिर्फ लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं आपके जरिए से सबको यही कहूंगा कि वक्फ बोर्ड के बारे में अगर कोई शिकायत है, आप राइटिंग में लेकर आइए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन बिला वजह वक्फ बोर्ड को सोशल मीडिया पे बदनाम ना करें, क्योंकि वक्फ बोर्ड काफी वर्षों के बाद सही वक्फ एक्ट के मायने के अनुसार, वक्फ के वाकिफ के मंशे के अनुसार काम कर रहा है। तो सर ये बोलने की प्रेस बुलाई कि आपने, आपका जो बोलना है पहले वो बोल लीजिए। हमारा जो बोलना है कि हमने अभी कहा कि जो नया एक्ट आया है उस मामले में हमारा 7/4 को जो हमारी आखिरी बैठक हुई थी, उस बैठक में ही हमने रजिस्ट्रेशन किए थे। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली रुका हुआ है। काफ़ी लोग जो है तो आज परेशान हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट उनसे भोंगे की परमिशन मांगता है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो भोंगे की परमिशन कहाँ से मिलेगी? वो लोग सफ़र हो रहे हैं। उसको कैसे रास्ता निकाला जाए, इसके लिए हमने डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी माइनॉरिटी, क्योंकि स्टेट को तो परमिशन है ही नहीं उसमें इंटरफेयर करने की, माइनॉरिटी से हमने दरखास्त की। वो खुद मुंबई आए थे पिछले हफ्ते में। माइनॉरिटी सेक्रेटरी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और सीओ वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र और चेयरमैन वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र, हमारी एक बैठक संपन्न हुई। इसमें से कैसे रास्ता निकाले, क्योंकि जो पोर्टल बन रहा है, पोर्टल में कैसे आसानी से रजिस्ट्रेशन हो, उसके ऊपर लंबी डिस्कस हुई है। और इस मामले में मैंने देवेंद्र जी से भी बात की थी, तो उन्होंने भी हमको इसमें काफी सपोर्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन सबसे अहम चीज है। जब तक रजिस्ट्रेशन के मामले हमारे से निकलते नहीं है, तब तक
उसका मैनेजमेंट का भी मसला हल नहीं हो सकता और भोंगे का भी मसला हल नहीं हो सकता। यही कामकाज हम किस तरीके से कर रहे हैं उस पर हमारी एक अहम डिस्कस हुई है, कमेटी को लेकर डिस्कस हुई है। और जो हमको प्रॉपर्टी डेवलप करना है, जैसा हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का सोचा है, एजुकेशन कैंपस बनाने का सोचा है, हॉस्पिटल्स बनाने का सोचा है। जो गरीब मुसलमान है जिनके लिए आज मकान खरीदना सोच भी नहीं सकते, ऐसे मुसलमानों को हम कैसे मकान इस वक्त प्रॉपर्टी से दे सकते। हजारों एकड़ जमीन है लेकिन प्रोविजंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ बोर्ड एक्टिव होके नहीं चलेगा, समाज को भी एक्टिव होना पड़ेगा, बोर्ड के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी गलतियां मत निकालो, गलती बताओ हमको, हम उसको जरूर सुधारेंगे। जो 20 साल में नहीं हुआ है वो चीज हम आपके साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। हर एक को इतनी जमीन है कि मुझे लगता है कि औरंगाबाद अगर संभाजी नगर की बात ले तो एक भी गरीब मुसलमान नहीं बचेगा कि जिसको वक्फ बोर्ड के जमीन पे मकान नहीं दे सकते। सर अभी जैसा आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो जरूरतमंद मुसलमानों को मिलनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पहले ही से कई आबादियां ऐसी बसी हुई है औरंगाबाद शहर में, जैसे आसिया कॉलोनी है, कुश्तिया कॉलोनी है, यहाँ पर जो है तो मुस्लिम बस्तियां बसाई भी है, लेकिन उनको आप ये कहते हैं कि तुम लोग जो है तो अभी रेडी रेगुलर के 2.5% के हिसाब से हमारे किराएदार हो। उसके अलावा फिर इनको टैक्स भी भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स, उसके अलावा आपके गुंडेवारी करवाना है। तो ये कैसे बोलते? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स तो हर एक को देना है। आपका खुद का प्लॉट होगा तो भी देना है, वक्फ की प्रॉपर्टी इसलिए देना पड़ रहा है कि आपको। दूसरी बात, जो हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हैं, जो भी गरीब मुसलमान बैठे हैं, अमीर बैठे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं कि आप 2014 में लीज रूल आया। पहले क्या था, लीज रूल नहीं था, 10 रुपए से भी जगह दी जाती थी, 100 रुपए से भी दी जाती थी। तो जो लीज रूल आया उस लीज रूल के मुताबिक आप किराएनामा करके लो और सेफ हो जाओ। हमारा काम एनओसी देना, कारपोरेशन से जो भी परमिशन लेना है वो उनका काम है। और हमने इस मामले में रिकवरी शुरू की है। देखिए, हमारा काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमने शुरू किया है, पहल तो की है। इंशाल्लाह हम पूरे सर पहल की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें बिल्डिंग परमिशन और गुंठेवारी के जो लाखों में जो खर्च जा रहे, तो ये जिनके पास घर खाने के लिए मुश्किल होती है तो वो कहाँ से भरेंगे? देखिए, वो एक एक्ट अलग है, उसमें हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? आप कमिश्नर को बोल रहे हो जो नहीं रहेंगे एनओसी को उनको छोड़ डालो आप, तो फिर ये बस्तियां सब वक्फ प्रॉपर्टी छोड़ दे क्या? आप वक्फ एक्ट के मुताबिक उन्होंने नहीं लिया। अब मुझे बोलो, आपका कोई प्लॉट है और ये साहब आप दुबई चले गए 2-5 साल के बाद, और ये साहब अगर वो प्लॉट पे बैठे हुए दिखेंगे तो आप बोलेंगे पठान साहब गरीब है, आप रहो, मैं प्लॉट दे देता आपको। अरे वो तो वक्फ का माल है ना। नहीं, वक्फ का माल है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप उनसे किराया मत लो या उनको लीज होल्डर मत बनाओ। हाँ, लेकिन लीज होल्डर बनाते वक्त में कुछ तो ऐसे लोगों के लिए आप क्राइटेरिया बताइए। आपने जो तो ये सवाल का भी मैं आपके म्युनिसिपल कमिश्नर से बात की है। जिस तरीके से हम लोगों ने, देखो 2.5% का लीज रूल में किराया लेने का हमको अख्तियार है, लेकिन उसमें हमको कुछ ये भी अख्तियार दिया गया है कि बोर्ड को यदि लगता है कि यहाँ पे 1.5% भी लिया जाता है, उसके कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में अगर बैठता है तो हम 1% का कंसेशन दे सकते हैं उनको। वो कंसेशन हम जहाँ दे सकते हैं बिल्कुल देंगे। तो उस तरीके से हमने म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ बैठक का आयोजन किया है कि जिस तरीके से हम ये रियायत दे रहे हैं कि कहीं आपके भी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप रियायत दे, इससे हमें फायदा होगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी सेफ हो जाएगी, वो हमारे किराएदार बन जाएंगे और म्युनिसिपल काउंसिल को भी उसका टैक्स मिलेगा, क्योंकि वो एक्ट बिल्कुल अलग है, हमारा एक्ट अलग है। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि अभी रोड वाइंडिंग चल रही है। मैं 2012 से कंटिन्यू वक्फ बोर्ड से मांग रहा हूँ कि आपकी कितनी रोड में जगह जा चुकी है, कितना मुआवजा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जीपीएस मैपिंग में सब चीजें क्लियर होने वाली है, आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया। अभी तक का कहाँ है? नहीं साहब, देखो मैं अभी वही बोल रहा कि 12 से बोर्ड ने क्या किया हमको मालूम नहीं, लेकिन हम जब से आए हैं, ये बोर्ड जब से आया है, हमारे साथ सरकार का भी सपोर्ट है। हम बिल्कुल जहां भी हमारे को तकलीफ होती है, जहां हमको पैसा लगता है, हम मांग कर लाते हैं और वो राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज तकरीबन ये 15 से 20 करोड़ का हमारा टेंडर है जीपीएस मैपिंग का। तो पहले ऐसा कभी सोचते थे क्या? आज हमको जैसे हम हमारी तकलीफ बताते, शासन हमारे पीछे खड़े होता है। देवेंद्र जी की सरकार है, वक्फ को बचाने के लिए बनी हुई सरकार है और हम इससे इनकम जनरेट करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाएंगे। अच्छा, औरंगाबाद में जितने वक्फ लैंड के ऊपर गवर्नमेंट हुआ है, खुद महापालिका की दोनों इमारतें वक्फ की, आम खास वक्फ पे, स्मार्ट सिटी वक्फ पे, तो क्या इनको भी एनओसी के लिए कंपलसरी करे क्या? आम खास मैदान पे जो
ये पुराना सवाल पूछ लिया आपने। नहीं, जो हमने क्लियर किया है, हमने रेजोल्यूशन लेकर बोलते हैं- एनओसी दे दिए। जो एनओसी की कमी थी वो रेजोल्यूशन लेकर हमने एनओसी दे दी। नहीं, हम आमखास के मैदान की बात पूरे 29 एकड़ जमीन जो है, की जा रही है। हाँ। ये बात हो रही है स्मार्ट सिटी दफ्तर की, जो महाराष्ट्र में ट्रिब्यूनल में उसका कंटेनर कोर्ट है उसपे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है, जो ऑफिस है, वो भी जो है तो ऑफा बोर्ड की जगह पर ही है। आज कमिश्नर साहब सबसे तोड़ कर रहे हैं, इनकी ताल्लुक से क्या है? तो उसके कुछ लिटिगेशन कोर्ट में शुरू है, उसको हम जांच करके वो जो बैठक होने वाली है हमारी, तो वो भी मुद्दा हम उस बैठक में रखेंगे। तो आप ये रोड वाइंडिंग जो जारी, तो कितनी जगह जा रही है, आप क्या मांगेंगे उनसे? वो मैपिंग एज पर एक्विजिशन एक्ट जो है उस हिसाब से हमको पैसा देना पड़ेगा। कौन से एरिया में कितनी जगह गई आप? सब रिकॉर्ड है हमारे पास। आप जो है तो दे नहीं रहे ना, 12 से मांग रहे आप। सलीम भाई, एक हाँ। आप जो है तो ये जो भी मुसलमान जो है लीज पर है, उनको आप बोल रहे हो रेडी रेगुलर के हिसाब से आप किरायानामा कीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसेस जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जगह पर मौजूद है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एमएससीबी है, तो क्या आप उनसे भी जो है 2.5% के ये रूल के हिसाब से, रेडी रेगुलर के हिसाब से जो आप उनसे किरायानामा मांगेंगे? देखिए अगर वो गवर्नमेंट किरायानामा न दे तो क्या उनको तो बुलडोजर चलवाई जाएगी? देखिए इस मामले में जो है ना, गवर्नमेंट से हमारी कुछ दिनों पहले डिस्कस हुई है। ये पूरे महाराष्ट्र का विषय है। यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिस आता है तो उसको दो ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट एक तो जगह वक्त से किराए पर ले, या फिर सेक्शन 91 के तहत लैंड एक्विजिशन करके कॉम्पनसेशन दे एज पर एक्विजिशन एक्ट, और वो जगह आप खुद ले ले। क्योंकि वक्फ की लैंड आज भी सेल नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट प्रोविजन के लिए चाहिए तो सेक्शन 91 में प्रोविजन है कि आमतौर पे जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन किया जाता है वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करके वो ले सकते हैं। सर हमारा सवाल भी यही है कि क्या आपको या वक्त को पता है क्या कि अपनी कहाँ जमीन है? तो वही मैं बता रहा था कि हमारी उस मामले में गवर्नमेंट से डिस्कस हुई है। अजीत दादा ने मीटिंग लगाए थे, उसका पूरा सर्वे होने वाला है। भीड़ में भी मेरे देखो मैं की बात है कि देखो मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, जब 50 में से 25 गई नहीं उस पर मैं सर्वे करूंगा। जीपीएस टेंडर एक अलग बात है। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए जहां पर हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है उस पे गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, हाँ, ऐसे चीजों का सर्वे होने वाला है और हम गवर्नमेंट से बातचीत करके उसको सारा वन मीटिंग लगाकर सीएम के साथ वो सॉल्व कर। अभी भीड़ में जहां पर मेरा मकान है, मेरे बाजू में खुद एक इलेक्ट्रिक का ऑफिस है एमएससीबी का, जो 7 एकड़ में है। तो इस तरीके के सारे मामले इकट्ठा करके हम गवर्नमेंट के साथ बैठक करके करना है। एक तो सेक्शन, हाँ समझ, नंबर चाहिए आपको, नंबर या तो फिर 1 करोड़ आपको जो कितना है, इतने में से मेरी आधी जमीन आपके पास गजट है, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है। तो आपके पास 2012 से अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, बोले इससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है मीटिंग यहाँ पे हुई थी महाराष्ट्र बोर्ड की, पार्लियामानी बोर्ड की। कब आज से 20 साल पहले। यस, हाँ। उस वक्त तकरीबन जो है तो आपकी जो प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तैयार किया गया था, उसके अंदर पूरा हिसाब से प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की है, कितनी है, वो रिकॉर्ड कहाँ है? नहीं, हमारे पास तो सर गैजेट है ना 1974 तो का। है आपके हाँ, पास, रिकॉर्ड तैयार करना है हमको पता नहीं। एपीके शेख की रिपोर्ट आई थी, उसपे भी क्या इंप्लीमेंट हुआ उसका भी कोई अभी तक 20 साल पहले ऑलरेडी आपके पास में जो है तो पूरी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। सर इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो सर्वे हुआ पूना परवानी का, तो उसकी तो वो भी अभी नहीं है। उसका अहवाल क्या है वो नहीं, वो सर्वे पूरा नहीं हुआ ना, कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ वो सर्वे। अभी इसीलिए हमने ये जीपीएस का किया ना, इसके अंदर जो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी मार्क होने वाली इसका है क्या विद पोटेंशियल। इसका कब तक होगा ये कंप्लीट? कौन सा? जीपीएस मैपिंग का भी वर्क ऑर्डर मिलेगी, टेंडर के प्रोसेस सारे हो चुके हैं। सबसे जो मेरे ख्याल से इसके पहले भी हम लोगों ने न्यूज़ लगाया कि L1 बिडर को वर्क ऑर्डर दी जाएगी, और उसके बाद उसको जो टाइम पीरियड दिया है, कितना टाइम पीरियड है टेंडर में? प्रॉपर्टीज के ऊपर है 1.5 से 2 साल। 1 से 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं उसको। अच्छा सर, क्योंकि हमने सिर्फ सर्वे के साथ उनको पोटेंशियल भी मांगा है कि समझ लो 80 फीट के रोड पे 100 फीट के, तो उसमें क्या हो सकता है, वो भी उनके सजेशंस आने वाले उसके अंदर। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि आप अगर आपके किराएदार एनओसी लेकर गुंठेवारी करते हैं तो क्या वो परमानेंट रहेंगे या As per फिर वक्त कभी भी किसी वक्त भी निकाल दिया जाएगा? नहीं, तो ऐसे ये लोग as क्यों per निकाल वक्त सकते हैं? जो है तो 30 इयर्स दे सकते हैं हम। 30 इयर्स के बाद जो है तो खत्म हो जाने के बाद वो फिर से आवेदन करें।
उसकी भी डिस्कस हुई है हमारी परसों जो बैठक हुई ना, कि हमारे पास वक्फ डेवलपमेंट के लिए लोग आने से वक्फ की जमीन पे जो कतराते हैं कि 30 साल के लिए वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होता है, तो मजबूरी में फिर उसको इंक्रोचमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए 99 ईयर्स का प्रपोजल हमने रखा है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ये जो लीज पीरियड है 99 ईयर्स होना चाहिए। सर अभी जो है तो आपकी म्युनिसिपल कमीशन से मुलाकात होने जा रही है, उसके अंदर रोड बाइंडिंग के अंदर कुछ मसाजिद भी आ रही है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है तो हमको वो मस्जिद जो है तो डिमोलिश करने की परमिशन देंगे या उसको हटा लेंगे, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैंने देखिए मस्जिद के सुनो, ये जो वक्फ बोर्ड है बनाई मस्जिद के सुपरविजन के लिए, तो हम कैसे तोड़ेंगे उसको? हमारे पास जो भी कानून में प्रोविजन है सबसे पहले हम मस्जिद को प्रोटेक्ट करेंगे, हम मस्जिद को टूटने नहीं देंगे आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। और इसमें बोर्ड मीटिंग के लिए देरी ना हो इसलिए हमने सीओ को पावर दे दी मस्जिद के हद तक। तो आप क्या करने वाले थे इसमें, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है आपके पास? जी ये जैसे सब बता रहे हैं आपको पावर दिया गया है, तो आप क्या किस तरह से बचाएंगे इसको, क्या है? सवाल नहीं सुन। डीपी रोड में जो इफेक्टेड है तो वो मसाजिद को किस तरह से बचेंगे, क्या है? जो डीपी रोड का मसला है, अभी मंडे शायद लिटिगेशन हुआ है कुछ, उसमें मंडे मैटर लिस्टेड है, उसमें वक्फ बोर्ड इंटरवेंशन करके जो कुछ है अपनी साइड उसमें रखने वाला है। तो जैसे कोर्ट की कुछ प्रोसीडिंग होती है हम उसमें डिटेल आपको तो बताएंगे। कल कमिश्नर ने प्रेस में बताए थे कि मस्जिद के सामने अपोजिट साइड में अगर कोई जगह मिलती है तो वो मस्जिद को हम छोड़ के रोड मोड़ लेंगे वहाँ से। जी तो उस ताल्लुक से भी आप कुछ करने वाले हैं? जी, जैसे आज उसी के लिए सब चीज़ों के लिए मीटिंग रखे थे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से देखिए देखो मस्जिद अगर कोई बीचों बीच रोड में आती है और उसको शहीद करके दूसरी जगह बन सकती है एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो हमको वो करना चाहिए। हमारी बहुत सारी जगह हुआ है। इसके मामले में आप जो है तो उलमा से या मुफ्ती से आपने कोई बात की? हमारे पास इस्लामिक मसाजिद का मामला बहुत सेंसिटिव है, मस्जिद मामला है, इसके अंदर आपको जो है तो मुफ्तियों से उसके बारे में बताता मैं आपको। देखिए वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसके अंदर ऑलरेडी 2 इस्लामिक स्कॉलर है, तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम उनसे डिस्कस करके डिसीजन लेंगे। उसी लिए इस्लामिक स्कॉलर के इसमें प्रोविजन है आज आपके अभी के नक्शे के ऊपर पूरी चली जा रही है, अभी के सर थोड़ा सा इसके ऊपर आप कुछ बोलिए। कल के जो मामला हुआ है उस मामले उनका जो कहना है उसको विरोध बढ़ता है, जैसे हरी मस्जिद है पुराने अभी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कैसे हमने ओवरऑल बोले ना कि जो मस्जिद सुनिए, जो भी मस्जिद अगर रोड के बीचों बीच आ रही है शहीद हो रही है तो उसको अगर सरका सकते हैं तो भाई हमने लातूर में वगैरह भी जो, क्योंकि उसका मुआवजा भी तो मिलता है ना, वो मुआवजे से हम दूसरी मस्जिद बना सकते हैं। सॉरी सर, दूसरा के लिए बैठे हुए तो आप रास्ता सामने से लेने की मांग क्यों नहीं कर रहे? नहीं तो हम देखो इसीलिए बोला स्पेसिफिक केस का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना, अगर वहां पर हल ही नहीं है कोई दूसरा तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा। रास्ता सबके लिए होता है, अगर जानबूझकर वो तोड़ी जा रही है तो हमने तो अभी जवाब दिया कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे बोल के। अच्छा इनके सवाल गुंटेवारी वाला जो मामला चल रहा है इसमें पता कि बोर्ड के एनओसी के भी कुछ लोग गुंटेवारी कर लेते हैं तो अपना बोर्ड इस पर क्या करेंगे? तो वही बताया ना आपको, उसको डिसमेंटल करेंगे हम। नहीं मगर वहाँ तो कारपोरेशन करवा के दे रही, जो कारपोरेशन हमको भी कह रही है आपको भी कह रही है कि हम इसमें अब ये बात मेरे सामने जो आई है कोई एग्जाम्पल नहीं आया है, हम उसकी भी जांच करेंगे। 207 के अंदर जो है पूरा एरिया जो है बगैर एनओसी की गुंटेवारी कर दी गई है। बानर के स्पेशल बानर पे तो बोल लो ना हमारा टिप्पो हिंदी में भी होगा, मराठी में भी होगा। अरे भाई बानर पे तो हो गया कल जो मामला हुआ बानर पे बोलना लीडर्स का भी नाम आ रहे हैं जुड़े हुए बानेर की जमीन को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेशर है, इस तरह बताएं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पास तो नहीं है। मेंबरों के भी उनके इशारे पे किया गया, ऐसे भी चर्चा चल रही थी। देखिए बानेर के मामले में मैंने अभी पूरा खुलासा कर दिया कि उस वक्त का जो कानून में प्रोविजन था उस हिसाब से रेजोल्यूशन लिया गया है, सेल्डीड हुई है। आप 15 साल 16 साल पहले सेल्डीड हुई है, कोई भी सेल्डीड अगर कैंसिल करना है तो ये सिविल कोर्ट के पावर है। 16 साल से कोई भी शख्स उसको कोई किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, ना किसी कोर्ट ने उसको रद्द किया है। तो हमने अभी अपील की कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें हुई है कि किसी ने भी कोई एक कागज का सक्षम पुरावा लाकर नहीं दिया है कि वो रिजोल्यूशन और वो सेल्डीड
किसी कानून के तहत चैलेंज की गई हो या किसी न्यायालय ने रद्द किया। आप ऐसे ही बोलते जाएंगे तो ये तो बदनामी है बोर्ड की। जो बदनामी की जा रही है उस पर आप कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? तो बिल्कुल हम उस मामले में कार्रवाई करेंगे, जो भी लीगल हमारे राइट्स है उसके मुताबिक हम जो बदनामी हो रही है उसके ऊपर लीगल एक्शन। आमखास के ताल्लुक से भी आपने यही बोले थे कि हम इमीडिएटली प्रेस बुलाए थे। कोर्ट की कार्रवाई करके आप सारा हमने डिटेल्स के साथ बताया उसको। हर टाइम चेयरमैन मेंबरान पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने फर्जी तरीके से जमीन ली है, कि आप पर भी कई सारे आरोप लगे थे, आप हाई कोर्ट तक के गए थे, तो क्या अभी तक के किसी मेंबरान ने वक्फ को जमीन डोनेट की है? डोनेट मेंबर ने वक्फ नहीं की है। क्यों सर ऐसे? क्योंकि माशाल्लाह देखो ऐसा कोई प्रोविजन तो है नहीं कि वो उसका कोई क्राइटेरिया तो है ही नहीं ना। तो कई सारे आरोप तो लगते हैं आप लोगों पे, आपने भी मस्जिद को लेकर आरोप लगा था कि आपने भी वक्त की कमी। तो देखो आरोप का तो मैंने खुलासा किया इससे पहले की प्रेस में पूरा डिटेल्स के साथ। क्या वो जो कल का जो मारकाट का मामला है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वो जो भी है वक्त के बाहर, ऑफिस के बाहर हुआ है, वो हमारे हेयरिंग सेक्शन के, ऐसा न हो इसके बाद, इसके लिए बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और एक्शन मिलेगा। एक तरह से जो हमला हुआ है तो वो बताया जा रहा है कि जो वक्त मेंबरान है वो उन्हीं के कुछ लोग थे, इस तरह का भी आरोप लग रहा है। सर अभी वक्त मेंबर को और चेयरमैन को खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया पे, आप भी देख रहे हैं। तब हम क्या मारेंगे? आरोप तो फिर आप लगाने वाले को हम मुंह को हाथ नहीं लगा सकते कुछ भी। इसमें एफआईआर करने वाले हैं क्या आप मामले? इस पे हमने जो जिनके साथ मारपीट हुई है उन्होंने खुद ने एक स्टेटमेंट दिया हमको राइटिंग में। उन्होंने पिपड़े नीलक करके एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में उन्होंने ट्रस्टीशिप मांगी थी और जो उसके मुतवल्ली है वो दोनों में हेयरिंग थी। वो हेयरिंग के लिए आए थे, हमारे पास कोई शिकायत के लिए नहीं आए थे, वो हेयरिंग में आए थे। आज पर उनको नोटिस दिया गया था, इसलिए तो उन्होंने यहाँ पर जैसे अंदर आए हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने जो मुतवल्ली थे सामने खड़े हुए, जिनके अगेंस्ट में उन्होंने ट्रस्टीशिप मांगी है, तो उनके ऊपर इशारा करके उन्होंने कहा कि इन्हीं के लोगों ने मुझे मारा है और इनका ही हाथ है, और ऐसा उन्होंने राइटिंग में भी दिया है। ऐसे कितनी जगह उन्होंने ऐसे ट्रस्टी बनने के लिए एप्लीकेशन किया, ऐसा कुछ लगता है अब आपको? पूना में लगभग जहां पर भी प्रॉपर्टीज होती है ऐसे मैक्सिमम ट्रस्ट में आप अगर हमको एप्लीकेशन देते तो हम लिस्ट देंगे। उनका एप्लीकेशन है कि हमको ट्रस्टीशिप दी जाए। जहां जिस ट्रस्ट को प्रॉपर्टी है 10-15 एकड़ 20 एकड़ ऐसे ट्रस्ट में ट्रस्टीशिप की मांग उन्होंने की है। तो क्या वो दबाव बना रही क्या बानेर में भी उन्होंने ट्रस्टीशिप की मांग की है। वहाँ पर? हाँ, सोलापुर में भी उनके जो कलीग्स है उनके साथ ट्रस्टीशिप की मांग की है उन्होंने। सर आमखास में जो फुटबॉल इंटरनेशनल स्टेडियम से बनाने तरह से महानगर पालिका ने टेप का जो सिस्टम चालू किया पार्किंग का, ठीक है, तो औकाफ बोर्ड क्या करेगा? अपनी मालमत्ता औकाफ बोर्ड को मालूम करने के लिए क्या वो सूची डिक्लेयर करेगा कहाँ वक्त की मालमत्ता है, कहाँ के एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं? तो ये अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जीपीएस मैपिंग का जो टेंडर हमने निकाला है उसकी वर्क ऑर्डर मिलने वाली, उसमें हर चीज डिफाइन होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी कितनी है, उसका साइज क्या है, उसको रोड फ्रंट है या नहीं है, उसका पोटेंशियल क्या है, तो ऑटोमेटिक वो तो पब्लिसाइज करने वाले हैं हम। और जो लीज खत्म हो चुकी है आज तक आप लोग क्यों नाकाम रहे वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए? देखो कानूनी कुछ प्रोसीजर है जिसमें मैंने अभी कहा था कि हमारे पास स्टाफ नहीं था, लीगल डिपार्टमेंट नहीं था। अब हमको कामयाबी मिल रही है, जो लीगल फर्म हमने अपॉइंट करे, तो अभी कोर्ट के अंदर जो तो बड़े बड़े वकील अब हमारे तरफ से खड़े रह रहे, तो हमको धीरे धीरे बहुत सारे मैटर में कामयाबी मिली है और इंशाल्लाह हम पूरा उसको 100% रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे अतिक्रमण है ऐसे जो सूची में आते हैं जिनके एग्रीमेंट भी खत्म हो गए। कहाँ पर? दिल्ली गेट पे आपको पता है, लिस्ट है आपके पास में। उस मामले में आप क्या करने वाले? कि धनाढ्यों में आकाशवाणी साइड पे भी उनके भी अतिक्रमण सब पे सभी पे कार्रवाई होने वाली है। हम इसके साथ इसमें जो है तो इस मामले में पूरे सारे मराठवाड़ा के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और ऑल कलेक्टर मराठवाड़ा, इनके साथ डिविजनल कमिश्नर के साथ हमने 2 अगस्त को मीटिंग रखी है। इसी संदर्भ में हमारा मामला सिर्फ संभाजी नगर का नहीं, हमारा मामला पूरे महाराष्ट्र का है।
तो हमने अभी डिवीजन वाइज इस तरीके की मांग की है। तो डिविजनल कमिश्नर जो है हमारे संभाजी नगर के, उनके साथ उनके कैंपस में ऑल महाराष्ट्र मराठवाड़ा के कलेक्टर्स, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और लोकल अथॉरिटी के चीफ, इनके साथ हमारी मीटिंग है। इन्हीं मुद्दे पे हमारी चर्चा होने वाली है। आपको उनको बोलना तो पड़ेगा कि इतनी जगह हमारी है, ये हमारा खाली करके दे दो। हाँ, इतनी जगह वो कुर्सी उस आपकी हर है, चीज का हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में उसका लिस्ट प्रिपेयर है, जो कि हमने लिस्ट भी बनाई। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास जो है तो एक उस्मानाबाद का, धाराशिव का है, DW उस्मानाबाद ला वो लिस्ट। मुझे सिर्फ संभाजी नगर की चाहिए थी औरंगाबाद। हाँ, यहाँ की भी है, लाया आपने। आप जल्दी सब है क्या? हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है तो प्रिपेयर किया है, जैसे कि वो 100 प्रॉपर्टी। अभी देखो ये इस तरीके का हमने प्रिपरेशन किया है कि जैसा ये धाराशिव का है, 100 हर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की हमने मराठवाड़ा की मीटिंग रखी थी यहाँ पर। तो ये टॉप 100 प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। कंफ्यूजन हमेशा ऐसा रहता हाँ, है। तो इस तरीके से हम ये लिस्ट आउट कर रहे हैं कि उसमें हम फिर मार्क करेंगे कि किसने हमसे परमिशन लेकर काम किया है और विदाउट परमिशन कौन है, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। अगर वहां मैनेजमेंट नहीं है तो डायरेक्ट भी हमारा इंटरवेंशन नहीं हो सकता उसमें, हमको पहले उसको डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कार्रवाई करनी पड़ती है। ये जैसा आपने लिस्ट बनाई है, हाँ। ऐसी लिस्ट अगर हम लोगों को संभाजी नगर की भी ये भी मैटर क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। यस 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 लोगों की भी गलती नहीं है सर, लोगों को भी नहीं पता कि उनके औकात में जगह है, इसलिए सर हमें नहीं पता। चलिए, ओके। अतिक्रमण की जो कार्रवाई चल रही है शहर में, हाँ, उस पर क्या एक्शन लेने वाली है वक्फ बोर्ड, क्या फैसला लेने वाली है? बहुत सारे प्रॉपर्टी उसमें बाधित होने वाली है। देखो इस मामले में तो मैंने कुछ दिन पहले प्रेस नोट जारी किया था कि जो भी लोग वक्फ प्रॉपर्टी पर बैठे हैं और जिनके पास कोई पुरावा नहीं है, ना ही कारपोरेशन की परमिशन है, ऐसे लोगों को हमने पिछली मीटिंग में कहा था कि जिनके पास कुछ भी कागज है, कोई किरायनामा है, वो लेकर हमारे वक्फ ऑफिस में आए और अपना किरायनामा 2014 के लीज रूल के हिसाब से बना कर ले। जो लोग ऐसा करते हैं हम उनको एनओसी देंगे, जिससे उनको कारपोरेशन से राहत मिलेगी। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनको हमने कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम खुद जो है तो हम कारपोरेशन को लिस्ट दे रहे हैं, जो हमको मांग कर रहे हैं कि MRTP एक्ट के तहत जो आपको अधिकार है या हमारी प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन के कंस्ट्रक्शन किए बोल के खाली करके दे। सर वो इंक्रोचमेंट मस्जिद पे दीजिए ना, कितना है इंक्रोचमेंट सिटी सर देंगे, आप मांग कीजिए। कितनी है सर? हाँ? सिटी में कितनी? सिटी में अभी लगभग 60-65% होगा। 65%। और अगर प्रॉपर्टी अगर गिना जाए तो कितना होगा? सर आप मांग कीजिए, हम आपको एज पर रिकॉर्ड देते हैं। मेरे पास पूरे आप अगर आप ऐसा प्रेस में पूछ रहा हूँ, आप बताओगे तो आप मुझे बोलो 5,000 है, 10,000 है, 9,000 है। देखो मराठवाड़ा के जो शहर है हमारे, अंदाजा जो 1 लाख एकड़ जो मैंने आपको बताया था, तो मराठवाड़ा में अगर उसका बायफर्गेशन देखा जाए तो एक 10 से 15 हजार का एवरेज एकड़ का है हर शहर का। तो जैसे बीड़ का भी मुझे पता है 14 है, जालना का 17,000 है। इस 10 से 15 हजार एकड़ का ऐसा एवरेज है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी है, इंक्रोचमेंट है। एवरेज मैंने बोला ना आपको, पूरे महाराष्ट्र लेवल में 65% का एवरेज है। नहीं 65% तो हम लोगों ने बहुत बार छापा। औरंगाबाद सिटी में ऐसे कितनी प्रॉपर्टीज है जिस पर आपका, आप जो कह रहे हैं कि अतिक्रमण है? हाँ, 10,000 है, 15,000 प्रॉपर्टी ऐसे जिसमें सभी है, कब्रिस्तान भी है, आपकी कोई जमीन भी होगी, सभी इसके ऊपर इतने बस उसी एवरेज में बोल रहे हैं हमको 60-70% जमीन पे हमारा अतिक्रमण है, एग्रीकल्चर लैंड अगर छोड़ दिए तो। कितने यहाँ पे नंबर ऑफ लैंड 15 है, 20, 25, 10,000, 15,000, 9,000, 5,000 शहरामध्ये? शहर के शहर सांगा काय प्रॉब्लेम? नहीं, शहर के अंदर जो है हमारे सिटी में जो मेन प्रॉपर्टीज है, वैसा देखा जाए तो अभी नंबर्स तो नहीं बता सकता मैं आपको। मुतवल्ली जिम्मेदार है क्या सर इसकी? देखो इसके लिए जिम्मेदार अभी कौन है वो फाइल देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये भी सवाल अच्छा है आपका कि मुतवल्ली को हमने कभी ही अवेयर नहीं किया कि उसका ड्यूटी क्या है, वक्फ एक्ट क्या कहता है। अगर उसको पता होता तो बेरीबाग जैसी कॉलोनी बनती ही नहीं। बेरीबाग में जितनी भी है कि अगर वो चाहता तो लीज रूल के मुताबिक देता तो वक्फ को भी इनकम आती थी और लोगों को भी जो है तो जो मकान बने हैं वो कारपोरेशन से परमिशन लेके बनते, क्योंकि बेरीबाग के लोग मुझे आकर मिलकर गए। मेरा सवाल आधा ही रह गया, औरंगाबाद सिटी में या तो फिर औरंगाबाद जिले में अपनी कितनी एकड़ जमीन है और उसके ऊपर कितना 65% मेरे को समझ नहीं आया। परफेक्ट कितनी एकड़ जमीन होगा बीडब्ल्यू जो बोला अपन दावा कर रहे हैं कि हमारी जमीन है? शेख कौन? हाँ थोड़ी देर में
देते हैं आपको हम 2 मिनट। सर मैंने मैसेज भी किया था, आपकी बात भी हुई थी। हाँ। सर मस्जिद से भोंगे हटाए जा रहे हैं, ये आपकी संस्था है। देखिए, मस्जिद से भोंगे हटाने का मामला ऐसा है कि वो गृह विभाग का डिसीजन है और उन्होंने कुछ क्राइटेरिया फ्रेम करके वो भोंगे की परमिशन देने वाले, उसके लिए वक्फ बोर्ड से जो भी मस्जिद के लिए परमिशन लगेगी वो हम विद इन डे देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, इसकी हिफाजत करना ये बोर्ड की जिम्मेदारी है। बोर्ड खास इन्हीं के लिए बना है, तो हम लोग उसको बोर्ड में भी नहीं लाएंगे। हम सीओ को पावर दिया है कि ताकि एप्लीकेशन आए तो तुरंत उसको राहत मिल जाए। वो सारी कानूनी प्रक्रिया को पार करके वो एनओसी देंगे। तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वो मामला बिल्कुल शर्मनाक मामला हुआ है। उसके लिए हमने जिनके साथ ये मामला हुआ था उनको बुलाए थे। हमने उनको पूछा आपको किसी पे शक है क्या, तो उन्होंने हमको लिख कर दिया है कि उनकी कोई अपोनेंट पार्टी है। जिस केस में वो यहाँ पर आए थे, पिंपले नीलक करके पूना की केस है, उसमें हेयरिंग में आए थे वो, तो उन्होंने वो जो हेयरिंग में पार्टी आई थी उनके सामने कहा कि इन्हीं के लोग थे जिन्होंने मुझ पे हमला किया है, और ऐसा उन्होंने राइटिंग में भी दिया है। तो उस हिसाब से हम उसकी दखल लेंगे और वो आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस स्टेशन में भी शरीफ भाई से बात हुई थी, वो बता रहे थे कंप्लेंट उनकी नहीं ली जाए, उस पे कुछ आप लोग की तरफ से कुछ पुलिस से बात करेंगे, हम करेंगे, बात करेंगे। सर, इस तरह से अगर लोग शिकायत लेके आएंगे और उनके हमले होंगे तो ये जगह कितनी महफूज है, बोर्ड में लोग आने से डरेंगे फिर? नहीं, वो शिकायत, देखिए वो शिकायत लेकर नहीं आए थे। कल हेयरिंग थी, वो हेयरिंग में एक पार्टी थे, उन्होंने खुद कहा कि मुझ पे जो हमला हुआ है वो अपोनेंट पार्टी ने किया है। हम इसके लिए जो तो हमने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग की थी। 4 दिन पहले ही हमने पुलिस को लेटर दिया था कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, आपका पुलिस प्रोटेक्शन हमको चाहिए बोल के, हो सकती है क्योंकि बानेर को लेकर बहुत काफी चर्चा हो चुकी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आए थे कि मेरा खुद चेयरमैन का नाम लेकर इसको रास्ते पे पकड़ कर मारो बोल के। तो इस तरीके की हरकतें कुछ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पोस्ट आए थे, समीर काजी को और सीओ जुनेद सैयद को पकड़ कर मारो बोल के। इसलिए हमने पुलिस को लेटर दिया था, लेकिन मामला कुछ अलग हो गया। वो हमें लगा था कि बोर्ड मेंबर को, चेयरमैन के ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन दोनों पार्टी आपस में लड़ पड़े। ऐसा स्टेटमेंट खुद सलीमुल्लाह ने हमारे पास राइटिंग में दिया है कि इस अपोनेंट पार्टी ने, उसने भी कहा कि भाई हमारे सामने कि मैंने नहीं किया है, लेकिन उनका इल्जाम वो अपोनेंट पार्टी पे था जो पिंपले नीलक की हेयरिंग में दोनों पार्टी आए थे। आइडेंटिफाई हो गए और मतलब यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह है? आप जहाँ मीटिंग ले रहे हैं सीसीटीवी नहीं है कैंपस में। असल में क्या है कि हम लोग जो है तो बाहर कैंपस में है, लेकिन हम जो मीटिंग लेते थे हज हाउस का जो आयुक्तालय का कैबिन है, वहां पर सीसीटीवी वगैरह है, लेकिन वहां पे कुछ दिक्कत की वजह से हमको जगह नहीं मिली। अगर हमको यहाँ पर हमेशा लेना पड़ा तो हम नेक्स्ट टाइम से हमने कल ही डिस्कस करें कि यहाँ पे सीसीटीवी का इंतजाम करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, असं आहे इथे वक्फ बोर्डामध्ये जो परमनंट सीईओ पाहिजे आणि तो सेक्रेटरी दर्जाचा पाहिजे, तिथे आपला एक साहेबांना दिलेला आहे इथे ते कक्ष अधिकारी आहे। आता बरेच वर्षापासून ते इथे कक्ष अधिकारी आहे, परंतु इथे ते संपूर्ण महाराष्ट्र सांभाळत आहे। तर इथे आपण परमनंट सीईओ आणण्यासाठी आणि लायक सीईओ आणण्यासाठी म्हणजे आपला सेक्रेटरी दर्जाचा, त्यासाठी आपण काय केलेलं आहे आणि आपण जर प्रयत्न केले असेल आणि शासनाने मान्य केलं नसेल तर आपण कोर्टात गेले होते काय? पहिली गोष्ट अशी आहे की वक्फ ऍक्ट 95 मध्ये जी तरतूद होती की 2 मुस्लिम सीओ आम्ही नावं रिकमेंड करायचे, त्याच्यानंतर त्यापैकी एक शासनाने द्यायचा। तर अशा पद्धतीने आम्ही जे अप्रोप्रिएट कॅपॅसिटीचा मुस्लिम सीओ आम्ही शोध घेतला, आम्ही 2 नावे रिकमेंड केली, परंतु त्या दोन्ही सीओने शासन दरबारी भेट देऊन सांगितलं की आम्ही या ठिकाणी वक्फ मंडळात काम करू इच्छित नाही। त्याच्यानंतर आता जे नवीन उमीद कायदा आलेला आहे त्याच्याप्रमाणे वक्फ मंडळाच्या ठरावाशिवाय पण येऊ शकतो सीओ। या पद्धतीने आम्ही शासनाकडे, मुख्यमंत्री महोदयाकडे, अल्पसंख्याक महोदयाकडे माझी वैयक्तिक चर्चा झालेली आहे। तर त्याच्यामध्ये काही अधिकाऱ्याशी चर्चा मसलत आमची चालू आहे, जे की त्या पदाला अनुरूप आहे, त्या कॅपॅसिटीचे आहेत। जर आमचे ते अधिकारी तयार झाले तर लवकरच नवीन सीओ ची देखील ऑर्डर होऊ शकते। सर, रिक्त पदे जी आपल्याकडे आहेत, मागच्या वर्षी जेव्हा भरले होते काही लोक भरलेले आपल्याकडे, आता जे रिक्त राहिलेले आहेत
त्यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहात का? नाही, आमच्याकडे जी शासनाकडून मंजुरी आली होती त्याच्यापेक्षा जास्तच आहेत. भले ते परमनंट नसतील, कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर आहेत, पण परमनंटचं जे आहे ते पण आम्ही भरणार आहोत. थोडंसं उत्पन्न वाढीचं आम्ही वाट पाहत होतो. आमचं 5 कोटीचं उत्पन्न होतं, ते आता 11 कोटी झालेलं आहे. यावर्षी आमचा टार्गेट 25 कोटीचा आहे. तर 169 लोकांची जी मुलांची भरती करण्याची परवानगी आहे आमच्याकडे शासनाने दिली, त्याच्यापैकी फक्त 60च भरलेले आहेत आम्ही. 119 पण काही दिवसामध्ये, काही महिन्यामध्ये आम्ही ते भरण्याचा आमचा मानस आहे. सर, शेवटचा प्रश्न असा होता, महानगरपालिका आयुक्तांना तुम्ही बैठक घेणार होती याविषयी, पाण्यापाणीविषयी, तर तुमची महानगरपालिका आयुक्त सोबत काय चर्चा झाली आहे 2-3 दिवसात? चर्चा मी आता सांगितलं ना, त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे, त्यांनी पण मागणी केलेली आहे की आपल्याकडे जी काही यादी असेल की ज्याच्यामध्ये वक्फ मंडळाकडून परवानगी घेण्यात आलेली नाहीये, मी आता सांगितलं की आम्ही सगळं ते सर्वे करतोय. सर्वे करून आम्ही स्वतः यादी त्यांना देणार आहात. किती दिवस लागेल सर? बोले ना, यादी किती दिवसात दिली जाईल? 2-3 दिवसात. कैसा पे मुंबई का एक मैटर है मुसाफिर खाने का, 100 साल पहले से एक मस्जिद है, मुसाफिर खाने की कुछ जगह है, वो वक्फ बोर्ड ने लिख के दिया कि मस्जिद हमारी नहीं है करके, इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण नाही, हे बघा, ही एक कॉशी ज्युडिशियल बॉडी आहे. ते मॅटर सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने काय क्रायटेरिया फ्रेम करून दिला होता, जसे एक फॉर्मेटमध्ये प्रश्नोत्तर असते त्याप्रमाणे ते निर्णय देण्यात आलेले, आणि तो निर्णय आव्हानित आहे, त्याच्यावर स्टे आहे. त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्याबद्दल काही बोलू इच्छित नाही सध्या. सर, नेहमी आपली प्रेस 5 वाजता असते. थोडंसं एक प्रश्न विचारते. आज तुम्ही एवढ्या घाईघाईत प्रेस कॉल केली 15 मिनिटात, सिलेक्टेड लोकांनाच बोलवलं का सर? असं नाही, सिलेक्टिव्ह नाही, आम्ही तर सगळ्यांना सांगितलं. नाही, असं काही नाही. मला तर उलट दरवेळेस जेवढे पत्रकार बंधू आहेत त्यांचे जास्त बिना परवाना बांधकाम काढण्याचे अधिकार जे आहेत लोकल अथॉरिटीला आहेत, त्याप्रमाणे ते कार्य करत आहेत. तर वक्फ मिळकतीवर जे काही लोक, वक्फ बोर्डाची पण परवानगी नाहीये आणि कॉर्पोरेशनची पण परवानगी नाहीये, अशी आमची बैठक प्राथमिक स्वरूपात कमिशनर सोबत झालेली आहे. आणि आम्ही त्यांना अशा मिळकतीची यादी देणार आहोत की जे भाडंही देत नाहीत, करारनामा नाहीये, बांधकाम परवानगी नाहीये, असे सर्व प्रॉपर्ट्या निष्कासित करून द्या म्हणून आम्ही कमिशनरला अशी यादी देणार आहेत. परंतु जे लोक आमच्याकडे येऊन आम्हाला भाडे करार करून, आम्ही मागच्या बैठकीमध्ये ठरवलेलं आहे की कोणी आमच्या वक्फ अधिकाऱ्याकडे येईल, भाडे कराराची विनंती करील, त्याच्यावर जरूर आम्ही कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे त्याला कसं रिलीफ देता येईल त्याचा नक्कीच विचार करणार, त्याला एनओसी देणार, जेणेकरून गरीब लोकांचे नुकसान होणार नाही. सिटी के अंदर में जा रही है, आपकी रोड के अंदर जा रही है, उसका जो मुआवजा मिलने वाला, जो पेमेंट मिलने वाला, वक्फ बोर्ड ने उसके लिए डिमांड किया कि कमिशनर? जे काय मिळकती आमच्या शासनोपयोगी गेलेल्या आहेत त्याच्याबद्दल अजितदादाकडे बैठक झाली 2 वेळेस. ती बैठक पुन्हा त्या विषयावर आमची होणार होती, परंतु काही कारणास्तव अधिवेशनच्या ती पोस्टपोन झाली. कारण मेडिकल कॉलेजचा पण विषय त्याला कारणीभूत आहे की जिल्हाधिकारी महोदय जे बीडचे आहेत त्यांनी एक 15 दिवसाचा वेळ त्याच्यासाठी घेतलेला. म्हणजे सर्व विषयावर एक पुढच्या 15 दिवसात आमची दादासोबत मीटिंग होणार आहे. फक्त हा इथलाच विषय नाहीये, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळपास आमचे अंदाजे 500 ते 600 कोटी रुपये शासनाचे पीएलए अकाउंटमध्ये पडलेले आहेत. ते पैशाची मागणी आम्ही केलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये अजितदादा जे आपले फायनान्स मिनिस्टर आहेत अगदी सकारात्मक आहेत आणि तो पैसा लवकरच आपल्या वक्फ मंडळाच्या खात्यात येणार आहे. सर, मस्जिदों के भोंगे हटाए जा रहे हैं, वो वक्फ की संस्था है आपकी? मस्जिद भोंग्याबद्दल मी एवढंच सांगेल तुम्हाला की तो गृह खात्याचा निर्णय आहे. त्यांनी अजून एक गोष्ट क्लिअर केलेली आहे की ज्याच्या मस्जिदकडे परवाना असेल त्याचा भोंगा ते उतरवणार नाहीत. तर भोंग्याचा परवाना घेण्यासाठी जे काही मदत वक्फ मंडळाकडून लागते, आमच्याकडे कोणी यावं, आम्ही ती विलंब होऊ नये त्या कामामध्ये म्हणून आम्ही जे तर ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार दिलेले आहेत की जेणेकरून त्याला त्याच्या अर्जावर लवकरात लवकर त्याला निकाल भेटावा आणि त्या वक्फ संस्थेचं नुकसान होऊ नये. वक्फ बोर्डामध्ये देवेंद्र साहेबांनी किती आपल्याला निधी दिलाय, आपल्या बोर्डाला दिलाय, ते सगळं आता टोटल भरावं लागेल. कारण आमच्याकडे मी एक सांगतो आपल्याला की आमच्याकडे
एक प्रश्न असा आला होता काल ते पण की 37,65,000 आम्ही काहीतरी सागा लिगल या कंपनीला फी दिली म्हणून. तर हे टेंडर जे आहे आमच्याकडे लिगल डिपार्टमेंट सगळ्यात वीक होतं. हे आमचे 65,000 जमिनी जे इन्क्रोच झालेलं कारण आहे त्याला लिगल डिपार्टमेंट सुद्धा जिम्मेदार आहे. कारण की काही प्रोसिजर आहेत ते प्रोसिजर मध्ये लिगली ज्यावेळेस अप्रोच व्हावं लागतं. आमच्याकडे जे ऍडव्होकेट्स होते त्यांना जी फी द्यायची तरतूद होती फक्त 3500 रुपये होती. तर त्याच्यामध्ये आम्ही शासन दरबारी स्ट्रेंथन फंड मागितला जे आम्ही लिगलवर खर्च करू शकतो, आमच्या ऑफिसेसवर खर्च करू शकतो. अशा पद्धतीने आम्ही टेंडर काढून 1,80,00,000 रुपयाला सागा लिगल कंपनीला टेंडर दिलं, जे की आमचे 3,000 केसेस पाहणार आहेत. ट्रिब्युनल पासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत म्हणजे 3 हायकोर्ट आले त्याच्यामध्ये. आता तुम्ही समजू शकता की आजकाल चांगल्या सिनियर काउन्सिलला जर उभे करायचं असेल तर ते लोक किती फी घेतात. तर हा पैसा देखील आमच्याकडे शासनाकडून येतो. वक्फ फंडातून आम्ही हे पैसे देत नाही. पहिले 3500 रुपये आम्हाला वक्फ फंडातून द्यावे लागायचे. अशा पद्धतीने ज्या ठिकाणी आम्हाला गरज आहे त्या ठिकाणी आम्ही शासनाला मागणी करतो आणि आम्हाला ती मदत मिळते. आपल्या पूर्ण भारताचं पहिलं कॉलेज होतंय, ऐका तुम्ही. तर ते पहिलं कॉलेज बीडमध्ये आमच्याकडे त्याच्यासाठी जी जमीन पाहिजे रोड टच ती सहजरित्या अवेलेबल होते आणि तिथं करतोय. पण आमचा जे काय प्रोग्राम आहे आता चालू की त्याप्रमाणे वक्फ मिळकतीचं जर युटिलायझेशन झालं तर हे तरी शासनाच्या मदतीने होतं. आम्ही स्वतःचे मेडिकल ओपन करू, मेडिकल कॉलेज प्रत्येक रिजन मध्ये मेडिकल कॉलेज ओपन करू. कारण या मिळकती सगळ्या कमर्शियल मिळकती जास्तीत जास्त आहेत. शेतीची जरी जमीन असली तर वक्फची जमीन उपजाऊ जमीन आहे, त्याच्यातून आम्ही उत्पन्न रिकव्हर करू आणि प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज होईल असं आमचा उपक्रम आहे. ज्या प्रकारे मनपा बसपाटा घेऊन अतिक्रमण काढत आहे तसं तुम्ही काढू शकत नाही का तुमच्या जमिनीवरचा प्रस्ताव मेडिकलचा किती जमीन आपल्या ताब्यात आहे सध्या तुमच्याकडे आणि मेडिकल अजून काय काय प्रस्ताव आहे? प्रश्न नाही कळला. जमीन किती आहे मेडिकल कॉलेज? त्याच्यासाठीच आम्ही जे आहे ना एक परवा मला वाटतं एक 5-6 दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी बीड यांच्यासोबत बैठक झालेली आहे. त्याच्यामध्ये सिव्हिल सर्जन होते, त्यानंतर बरेच त्याच्याशी संबंधित अधिकारी होते. तर मेडिकल कॉलेजला किमान आणि कमाल किती जमीन लागेल त्याच्याबद्दल जे 15 दिवसात अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितलेलं आहे, निर्देश दिलेले जिल्हाधिकारी महोदयांना. आमच्याकडे एक 18 एकरचा प्लॉट आहे, 32 एकरचा एक प्लॉट आहे वक्फचा बीड शहरामध्ये आणि एक 25 एकरचा. तर ते त्यांचा जे क्रायटेरिया आहे त्याच्याप्रमाणे ते आम्ही ठरवू. मराठवाडीची राजधानी औरंगाबाद आहे, इथं का तुम्ही स्थानिक युनिव्हर्सिटी आणली? तुमच्या बीडलाच का नेऊन तुम्ही चेअरमन म्हणून तुम्ही तिथं नेली का? नाही असं नाही आहे. बघा संभाजीनगर बोलतो साहेब, आपला उद्देश सर्वप्रथम काय असतो की लोकांना सोयी सुविधा मिळाव्या. माझं शहर तुमचं शहर असं नाही, हे महाराष्ट्र आपल्या सर्वांचं आहे. की संभाजीनगरमध्ये इथे मेडिकल कॉलेज आहे, बीडला मेडिकल कॉलेज नाही म्हणून आम्ही ते बीड शहर निवडलेलं आहे. इथं लोकांना सुविधा मिळत आहेत. ते बीडमध्ये आम्ही निवडण्याचं कारण तिथं मेडिकल कॉलेज नाहीये, तिथं गोरगरीब मुलांना शिक्षण घेता येईल, हा याच्या मागचा उद्देश आहे. शहर में अतिक्रमण कार्रवाई चल रही है, इस जमीन भी उसमें बाधित होने वाली है, इस पर क्या निर्णय लिया कॉर्पोरेशनची? याच्यामध्ये घेतलेले ते आमच्यावर आजही बंधनकारक आहे. तर ज्यांना कोणाला त्या आदेशाबद्दल हे असेल येस ठीक आहे. नाही मी पुढे बोलू इच्छितो. नाही मला याचं पूर्ण करू द्या, फक्त पूर्ण करू द्या की या आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आपण चेअरमॅनला विचारलं होतं, पण मी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याच्यासाठी सांगितलं की ते 27/5चं जे पत्र आहे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅपॅसिटीमध्ये ते पत्र काढलं होतं. त्यांनी का काढलं म्हणून त्यांना खुलासा करण्याची मी संधी दिलेली आहे. आता आपल्या मार्फत हेही सांगू इच्छितो की मी 7 ते 8 मला वाटतं 5-6 दिवसापासून सोशल मीडियावर हे प्रकरण चालू आहे. आमचं म्हणणं आहे की कोणाला जर हे चुकीचं वाटत असेल तो सोशल मीडियाच्या व्यतिरिक्त जे ना ज्याच्याकडे काही सक्षम पुरावा आहे, आजपर्यंत तरी आमच्याकडे ते रेझोल्युशन जे झालं होतं 2006ला जो सेल झाला होता ते कुठल्याही न्यायालयात त्याची दाद मागण्यात आली किंवा कुठल्याही न्यायालयाने ते रद्द केलं याच्याबाबतचा कुठलाही व्यवहार आमच्याकडे अजून तरी आणून दिलेला नाही. आपल्या माध्यमातून मी हेच सांगेल की ज्याला कोणाला वाटत असेल की हे चुकीचं झालेलं आहे तर त्यांनी सक्षम पुरावा द्यावा, उगीच मंडळाची बदनामी करू नये.
कारण जे काय झालेलं आहे त्यावेळेसच्या कायद्यानुसार झालेलं आहे, कायद्यातल्या तरतुदीप्रमाणे झालेलं आहे. इथं वक्फचा आधार घेऊन कोणाची हॅरेसमेंट केली जाणार नाही. हे ते दिवस गेले आता की काही ब्लॅकमेलर आमच्या कंपाऊंड मध्ये फिरत होते, लोकांना वक्फच्या नावावर हॅरेसमेंट करत होते, ब्लॅकमेल करून त्यांच्याकडून पैसे काढत होते. हे देवेंद्रजीचं सरकार आहे, महायुतीचं सरकार आहे. आमची मालमत्ता आम्ही कोणाला सोडणार नाही आणि आम्ही आमच्या आधारे कोणालाही ब्लॅकमेल करू देणार नाही. जर त्यावेळेच्या टेंडरमध्ये ऑप्शन करून जर त्यांनी ती प्रॉपर्टी घेतली असेल त्या डेव्हलपरने तर तो त्याचा अधिकार आहे. आज किंमत वाढली म्हणून वक्फचा आधार घेऊन त्याची हॅरेसमेंट करायची का? मग तो ज्याला वाटतंय त्याला अप्रोप्रिएट न्यायालय आहे, ट्रिब्युनल आहे, हायकोर्ट आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे, त्यांनी दाद मागावी. मंडळाने घेतलेला निर्णय त्यावेळेच्या कायद्यानुसार घेतलेला आहे. ज्याला वाटेल की हे चुकीचं झालंय त्यांनी पुरावा घेऊन यावा. सोशल मीडियावर मंडळ चांगलं काम करतंय, बदनामी करू नये अशी मी आपल्या मार्फत सगळ्यांची विनंती करतो. काय काय आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गलत चीजें फैलाई जा रही है, हाँ। तो फिर आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? गलत चीजें फैला रहे हैं. आता आपण काय करतोय? आपल्या मार्फत आम्ही संदेशच देतोय ना त्यांना. काय लोकांची दिशाभूल केली जाते, लोकांचा हे दोष नसतो त्याच्यामध्ये. आता माझ्याकडे जे काय फेसबुकचे पेज आले, मराठी मुसलमान असेल, कोणीतरी रोहिना शेख नावाची व्यक्ती आहे ते असेल, हे लोक इनोसेंट नाही, यांना फक्त जे आहे ना मिसगाईड केलं जातं. तर मी त्यांनाही आपल्या मार्फत विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या गोष्टीचं शहानिशा करावी, त्याच्यानंतरच आरोप करावं. की कोणावर आपण आरोप करतोय तर त्याच्यामध्ये तथ्य आहे काय? तथ्य असेल तर बिलकुल छापा. आम्ही जर साहेब असे आता व्यक्तिगत आपण नाव सांगू शकत नाही, पण 10-15 वर्षापासूनची जी वक्फ मंडळामध्ये प्रॅक्टिस होती जनरली की त्याला नोटीस पाठवणे किंवा वक्फचा काहीतरी पुरावा काढणे आणि त्याला ब्लॅकमेल करणे, ह्या अतिक्रमण विचारतोय की 2013च्या पूर्वी विक्री करण्याचा अधिकार होता, तुम्ही त्या नियमाप्रमाणे केलेले. असे नियमाप्रमाणे किती जमिनी विक्री करण्याचा आणखी तुमच्याकडे प्रस्ताव आहे का? तो पण क्लिअर करून टाका. नाही, आमच्याकडे तसा कुठलाही प्रस्ताव सध्या पेंडिंग नाहीये विक्री करण्याबाबतीचा. हा, डेव्हलपमेंटची जी एनओसी आहे ते आम्ही त्याची चौकशीची समिती बनवलेली आहे. ते डेव्हलपमेंटचे एनओसीचे आम्ही नाही, ते 2009 ते 13च्या अडचण होती ते आपको ठीक 9 ते 13च्या दरम्यान जे काही एनओसी दिल्या गेल्या होत्या त्याच्याबद्दल आम्ही चौकशीची समिती बनवलेली आहे. आणि हे कम्युनिकेशन लेटर आहे, सीओनी आता खुलासा केलेला आहे. मंडळामध्ये कुठलाही त्याचा प्रस्ताव आलेला नाहीये. एनओसी किती एनओसी देण्यात आली आणि ते किती? तेच चौकशी करतोय ना आम्ही. साधारण 100च्या आसपास ती फिगर आहे. आणि याची चौकशी कधीपर्यंत संपणार आहे तुमची? म्हणजे काही असं टाइम बाउंड केलं? टाइम बाउंड नाहीये, पण करू आम्ही त्याला एक अंदाजे 3 ते 4 महिन्यात. चौकशी समितीचा प्रमुख कोण आहे? मीच आहे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ. यस. सर, अतिक्रमण को लेकर है जो शहर में कुछ माझे सर एकूण जमीन किती आहे आणि अतिक्रमण किती झालेलं आहे? अतिक्रमण आपण ते करणार आहोत. आम्ही याच्या आधीच पण सांगितलं होतं की एकूण जमीन जी आहे 1 लाख एकर जमीन आहे अंदाजे महाराष्ट्रामध्ये. त्याच्यामध्ये जवळपास 60 ते 65% इन्क्रोचमेंट आहे, हे पण सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यासाठी आता पर्याय म्हणून आता आम्ही एक टेंडर काढलेला आहे. कारण हे शासन आमचं महायुतीचं आल्यापासून वक्फ मंडळाला जेवढा निधी बळकटीकरणाला आला याच्या आधी कधीच आला नाही. आम्ही जे रेकॉर्ड आहे त्याचं संरक्षण करण्यासाठी आम्ही ते रेकॉर्ड दुरुस्तीसाठी मशिनरी अवेलेबल केली. आणि हा जे प्रश्न होता आमच्या पत्रकार बंधूचा, GIS मॅपिंगचं एक टेंडर काढलेलं, लवकरच त्याची वर्क ऑर्डर निघणार आहे. त्यामध्ये जितक्या मिळकती महाराष्ट्रामध्ये वक्फच्या आहेत त्या मिळकतीचं GIS मॅपिंग होणार आहे. प्लस त्या मिळकतीचं पोटेन्शियल पण तो देणार आहे. समजा एखादी जमीन आहे तर त्याचं पोटेन्शियल, तिथं काय होऊ शकतं, शाळा होऊ शकते, मॉल होऊ शकतं, किंवा तिथं शेती होऊ शकते, किंवा एखादा ऍग्रिकल्चर प्रोजेक्ट होऊ शकतो. हे मॅपिंगचं आमचं टेंडर कंप्लीट झाल्यानंतर
आम्ही त्याच्यावर पुन्हा शासनाच्या मदतीने काही प्रकल्प समाजोपयोगी राबवता येईल हे आमचा पुढचा मानस आहे. ज्या प्रकारे मनपा आयुक्त तुम्ही आजपर्यंत 2 प्रकल्प राबवण्यात आलेले आहेत. तुम्ही मेन मेडिकल कॉलेज आणि स्टेडियम यस हे दोन्ही बीडमध्ये सर पूर्ण महाराष्ट्रभरासाठी काय सर महाराष्ट्र सर एक 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 नाही 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 देतो मी उत्तर साहेब देतो ना. आम्ही हे बघा सोशल ऑर्गनायझेशन जे आहेत त्यांच्या सोबत पण आम्ही एक शिबिर आयोजन करतोय. विदर्भामध्ये आमचा परवा एक शिबिर झाला जमियत उलेमा हिंद बरोबर. विदर्भाचे पूर्ण ट्रस्टीज आणि उलेमा तिथं आले होते. आम्ही एक तिथं नारा दिलेला आहे तंटामुक्ती ट्रस्ट वक्फ ट्रस्ट. तर आम्ही प्रत्येक गावामध्ये जे काय वक्फ ट्रस्ट आहे त्याच्यामध्ये तंटामुक्ती कशी करता येईल, कारण तंटामुक्ती झाली तरच वक्फचा विकास होईल. कारण आपल्याकडे जे काय वक्फच्या मिळकतीवाले संस्था आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये वाद आहे. तो वाद कसा संपुष्टात येईल आणि त्याच्यामध्ये वक्फचं डेव्हलपमेंट कसे होईल. आता नवीन कायद्यामध्ये आलेल्या तरतुदीप्रमाणे त्याच्यामध्ये कशी डेव्हलपमेंट करता येईल. हॉस्पिटल असो, मेडिकल कॉलेज असो. वक्फ मंडळाने तर एक मेडिकल कॉलेजची अनाउन्समेंट केलेली आहे. लवकरच त्याच्यावर बैठका सुरू आहेत. ते कशा पद्धतीने पुढे जायचं. बीडमध्ये वक्फ मंडळाचं भारताचं पहिलं मेडिकल कॉलेज होणार आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्याच्याबद्दल कशी तयारी करायची आहे. स्टेडियम बद्दल पण बीडमध्ये जसं संभाजीनगरला होतं तसं बीडमध्ये पण होणार आहे. अशा पद्धतीने आमचं वक्फ मंडळाचं काम गतिशील आणि मनशाय वक्फ कसं सफल करता येईल या पद्धतीने आमचं काम चालू आहे आणि आपल्या माध्यमातून आम्ही हे जनतेपर्यंत देत आहोत. अब पिछले मुकाबले पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें भी फैसले लिए गए थे. ये मीटिंग के फैसले और पिछली मीटिंग के फैसलों में कितना अंतर रहा और कितने फैसलों को आपने आखिरी तक लेकर आए, उसका जो जजमेंट ये क्या आपने कुछ फैसलों हो, आम्ही जे काय सुनावणीमध्ये क्लोज फॉर ऑर्डर करतो ते दुसऱ्या दिवशी बैठक ठेवण्याचा उद्देशच तो असतो की त्याच्यामध्ये जे काय क्लोज फॉर ऑर्डर झालेले ज्याच्यामध्ये सगळ्यांना संधी पूर्ण दिलेली आहे असे निर्णय आम्ही दुसऱ्या दिवशीच्या मीटिंगमध्ये घेऊ शकतो किंवा त्याच्या नेक्स्ट मीटिंगमध्ये घेतो. दरवेळेस आम्ही 20-25 प्रकरणे निकाली काढत असतो. पिछले 2 साल से दूधाधारी मस्जिद नासिक का जो 981 से 982 का जो गट नंबर चल रहा है उसका अभी तक हियरिंग हो रहा है, अभी तक आर्गुमेंट हो रहा है, अभी तक उसका फैसला आ रहा नहीं है. दुधाधारी मस्जिद जे आहे ते आमच्याकडे ट्रिब्युनल मार्फत आलेला आहे. परत 2016चा मॅटर आहे. सीओनी जी ऑर्डर केली होती त्याच्यामध्ये त्यानंतर ते हायकोर्टात गेलं. न्यायालयीन प्रकरण आहे. आम्ही त्याला फिक्स डेट करून स्वतंत्ररित्या ऐकण्याचा आम्ही निश्चय केलेला आहे. फक्त त्या दिवशी तेवढाच मॅटर असणार आहे. असे काही महत्वाचे मॅटर असतात ज्याच्यामध्ये हायकोर्ट सुद्धा फिक्स डेट करून फिक्स टायमिंग करून ऐकतो. त्याप्रमाणे आम्ही यांना मुंबईची 5 ऑगस्टची तारीख दिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही फक्त त्यांनाच ऐकणार आहोत. चेयरमैन साहब, ये जो नया कानून की आप बात कर रहे हैं ये तो मामला अभी तो अदालत में चल रहा है, आप अंमलबजावनी की बात कर रहे हैं. हा पण गैरसमज आहे. जे नवीन कायदा आलेला आहे त्या कायद्यामध्ये गव्हर्नमेंटने स्टेटमेंट केलेलं आहे की 3 मुद्द्यामध्ये आम्ही पुढे जाणार नाही. 3 मुद्दे म्हणजे कोणते की जे मेंबर्सच्या बाबतीत आहेत, वक्बा युजर आहे आणि सेंट्रल वक्फ काउन्सिल बद्दल. तर ती ऑर्डर मध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे. आम्ही पण वाचन केलेलं आहे. जर आपण अंमलबजावणी जर नाही केली तर लोकांचे कामं अडतील. आज मॅनेजमेंटचं आहे, अपॉइंटमेंटचं आहे, मग हे कामे अडवायची का आपण. लोक कामं तर झाली पाहिजे ना, नाहीतर वक्फ प्रॉपर्टीचं नुकसान होईल. समजा आम्ही हिअरिंग नाही घेतली कायद्यामध्ये तर मग हिअरिंग नाही घेतली तर ऑर्डर नाही करू शकणार. ऑर्डर नाही केली तर नुकसान होईल ना, लोकांचं नुकसान होईल आणि न्याय मिळणार नाही त्यांना. जेवढी सूट आहे आम्हाला ते स्टे व्यतिरिक्त आम्ही त्याच अंमलबजावणीची गोष्ट करत आहे. ज्याच्यावर स्टे आहे त्याच्यावर अंमलबजावणी आम्ही करू शकत नाही. बानेर के जो मस्जिद जमीन प्रकरण में जो है 1200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, घोटाले का आरोप लग रहा है, तो ये इसको परमिशन कैसे दे दी है सीओ ने बेचने के लिए. याच्या बाबतीत जे आहे तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम थोडस एक देतील, त्याच्यानंतर मी पण बोलेल. नाही बोल. बानेरच्या ज्या मालमत्तेबद्दल सोशल मीडियामध्ये काही गैरसमज पसरवले जात आहेत तर त्याची एक वस्तुस्थिती आहे 1-2 मिनिटात मी आपल्यासमोर मांडतो. तर ही मालमत्ता आपल्याकडे 2005च्या दरम्यान नोंदणीकृत झाली होती मंडळाकडे आणि ती नोंदणीकृत झाल्यानंतर वक्फ कायद्यामध्ये 2013 पर्यंत तरतूद होती की कोणती वक्फ मालमत्ता विकता येत होती वक्फ मंडळाच्या पूर्व परवानगीने. 2013 मध्ये केंद्र शासनाने
त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट केली आणि ती जे अधिकार होते वक्फ मंडळाचे ते काढलेले आहेत. म्हणजे हा जो गैरसमज आहे की वक्फ मालमत्ता कधीच विकता येत नव्हती, हा चुकीचा आहे. 2013 पर्यंत वक्फ मालमत्ता विकता येत होती. तर त्याच अनुसार हे प्रकरण होतं. गॅझेटमध्ये हे विकण्याबाबत प्रकरण गेलं होतं 2006 मध्ये. गॅझेटमध्ये गेलं, त्याचं गव्हर्नमेंट व्हॅल्युएशन काढलं गेलं. गव्हर्नमेंट व्हॅल्युएशन त्या दरम्यान कलेक्टर साहेबांचा रिपोर्ट आहे, 9 करोड रुपये 31 लाख रुपये काही त्याचं व्हॅल्युएशन आलं होतं. त्यानंतर बोर्डाने हे सर्व बाबीचा विचार करून 9 करोड 51 लाख रुपयाला ती प्रॉपर्टी विकली होती. त्यावेळेसची जे व्हॅल्युएशन होतं त्यानुसार ते गव्हर्नमेंट व्हॅल्युएशन 9 करोड 31 लाखाच्या आसपास होतं, 36 लाखाच्या आसपास. 9 करोड 51 लाखाला ती प्रॉपर्टी विकली गेली. बोर्डाने आदेश काढलेले आहे 2006 ला. त्याच्यामध्ये होतं की 3 वर्षाच्या आत सेल डीड करावं. त्यानुसार 2009 ला ते सेल डीड झालेलं आहे, दुय्यम निबंधकाकडे रजिस्टर आहे आणि त्यानुसार जे काही पेमेंट द्यायचे होते ते चेकद्वारे मस्जिदच्या अकाउंटवरती जमा झालेले आहे. त्याची स्टेटमेंट देखील आपल्याकडे आहे. तर हे पूर्ण व्यवहार झाल्यानंतर ज्या दिवशी हा पूर्ण व्यवहार होतो त्या दिवशी त्याचा वक्फचा जो दर्जा असतो तो संपुष्टात येतो. तर त्यामुळे ती ज्यावेळेस वक्फ बोर्डाने मान्यता दिली तो सेल डीड झाला आणि त्याचे पैसे मस्जिदच्या अकाउंटवरती आले. त्या तारखेला त्याचा वक्फचा जो दर्जा होता तो संपुष्टात आला. आता प्रश्न राहिला होता की त्याच्या 7/12 उतार्यावरती अजून वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार ही नोंद येत होती आणि वर्ग 2 ची वर्ग 1 महसूल अधिकाऱ्यांकडून अजून झालेली नव्हती. त्यांना काही डाऊट्स होते की जसं आपल्याकडे डाऊट्स आता येतात की वक्फ मालमत्ता विकण्यात येत किंवा विकली जात नाही असे अधिकार नाहीत मंडळाला, त्यामुळे त्यांनी काही रेव्हेन्यूचे त्याचे एंट्रीज घेतलेल्या नव्हत्या. त्याबाबत वक्फ मंडळाकडे वेळोवेळी विचारणा होत होती. त्याचं फक्त ते स्पष्टीकरण आहे आताचे जे पत्र सोशल मीडियावर फिरते. मंडळाला आजच्या तारखेला कोणतीही वक्फ मालमत्ता विकण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे आता वक्फ मंडळ असेल किंवा सीओ असेल कोणतीही मालमत्ता आजच्या तारखेला विकू शकत नाही. जे काही पत्र आज सोशल मीडियावर येत आहे ते फक्त हे जे जुनं ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे ती हिस्ट्री त्याच्यामध्ये ते लिहिलेलं आहे आणि त्यात लिहिलेलं आहे की ज्या दिवशी सेल डीड झाला त्या दिवशी वक्फ मालमत्ता त्याचा जो दर्जा होता तो संपुष्टात आला. त्यामुळे त्याचा वर्ग 2 किंवा वर्ग 3 दर्जा राहत नाही. हे फक्त वक्फ मालमत्तांनाच असतो. ती विकण्यात आल्यामुळे त्याचं वर्ग 1 काढायला काही हरकत नाही, असं फक्त ते कम्युनिकेशन आहे. त्याला अगदी चुकीच्या पद्धतीने सोशल मीडियामध्ये रंगवण्यात आलं. जमिनीची किंमत काहीतरी 1200 कोटी नमूद करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आजच्या तारखेला ती विकली असं चुकीची माहिती सोशल मीडियामध्ये सगळ्यांनी ती पसरवली. तर या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की वक्फ मंडळांनी कोणतीही मालमत्ता आजच्या तारखेला विकलेली नाही. जे काही ट्रान्झॅक्शन झालेले आहे 2006 ते 9 मध्ये झालेले आहे आणि ते ट्रान्झॅक्शन आजही व्हॅलिड आहेत. कोणत्याही न्यायालयाने ते फेटाळले नाही किंवा ते आदेश सेट असाइड केले नाही. त्याच्यामुळे सर्वप्रथम मी सर्व पत्रकार बंधूंचे इथे स्वागत करतो की आपण आमच्या बोलवण्यावर इथे सर्वजण आलेले आहेत. सर्वांना धन्यवाद देतो. जसे की आमचे मागच्या बैठकीमध्ये ठरले होते की लोकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्रातून लोक इथे येत असतात सुनावणीसाठी. बैठकीत काही विषय असतात, लोकांची अडीअडचणी असतात. त्यासाठी आम्ही एक दर महिन्याला पहिले जे काही पद्धत होती की मीटिंगची तारीख निश्चित नसायची, ती अचानक निश्चित व्हायची. आमचे वकील बांधवांना देखील गैरसोय व्हायची त्याची. त्यामुळे एक निश्चित केलं होतं की दर महिन्याचे शेवटचा गुरुवार आणि शुक्रवार सुनावणी आणि बैठक आम्ही फिक्स केली होती. त्या अनुषंगाने आमची काल हिअरिंग सुनावणी झालेली आहे आणि आज आमची वक्फ मंडळाची बैठक देखील संपन्न झालेली आहे. याचबरोबर काल सुनावणी दरम्यान जे काही इथे घटना घडलेली आहे, 2 पक्षकार आमच्या मीटिंग हॉलच्या बाहेर ती घटना घडलेली आहे, मारामारी झालेली आहे. सर्वप्रथम आम्ही त्याची कडी निंदा करतो आणि त्याच्यामध्ये जे काय कायदेशीर आहे आम्ही त्याच्यामध्ये ॲक्शन घेणार. असा प्रकार यानंतर घडू नये याची पण आम्ही दक्षता घेऊ. हा प्रकार का घडला याची पण आम्ही चौकशी करू की यानंतर अशा प्रकारचे घटना वक्फ मंडळात होऊ नये. 4 वर्षापासून मी मेंबर आहे, असा प्रकार कधी घडलेला नाही आणि आज चेअरमॅन आहे. तर आम्ही त्याची पूर्ण यापुढे काळजी घेऊ. सुनावणी दरम्यान जे काही विषय होते प्रलंबित ते विषय आम्ही जी आमच्याकडे पेंडन्सी होती ती मॅक्झिमम आम्ही मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर जे नवीन कायदा आलेला आहे रजिस्ट्रेशन
फिजिकली बंद करण्यात आलेलं आहे. तर त्याच्याबद्दल पण आमची चर्चा झाली की पोर्टलद्वारे ते रजिस्ट्रेशनमध्ये काय अडीअडचणी आहे त्या संदर्भात आपण केंद्र सरकारकडे, कारण हे पोर्टल केंद्र सरकारमार्फत होत आहे, कारण रजिस्ट्रेशन हा एक प्रमुख मुद्दा असतो वक्फ मंडळामध्ये की नोंदणी झाल्याशिवाय त्याचे पुढचे जे काय आहे प्रॉब्लेम तो सॉल्व करू शकत नाही. तर त्यासाठी आम्ही एक सर्वांनी मिळून चर्चा केली की आपण केंद्रीय सचिवालयाला, मंत्रालयाला की याच्यामध्ये काय आपण सजेशन देऊ शकतो की अजून सोयीस्कर कसं होईल, लवकरात लवकर नोंदणी कशी होईल. की जसे की लोकांमध्ये एक समज आहे की आपण आता नोंदणीचा प्रस्ताव दिला तर तो कलेक्टरकडे जाणार आणि कलेक्टरची मान्यता आल्यानंतरच ते होणार. अगदी बरोबर आहे, पण त्याच्यामध्ये तो प्रस्ताव फिजिकल न जाता ऑनलाईन जाणार आहे. आणि आम्ही केंद्रीय जे सचिव आहेत अल्पसंख्याकचे चंद्रशेखरजी, त्यांच्याशी आम्ही मागच्या आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आपले महाराष्ट्र राज्याचे अल्पसंख्याक सचिव आणि अध्यक्ष महाराष्ट्र मी चर्चा झाली. तर त्यांनी आम्हाला एक आश्वासन दिलं की ज्यावेळेस हे कलेक्टरकडे फाईल जाईल की त्याला आम्ही टाईम बाउंड करू, की असे नाही की तो अनलिमिट टायमिंगपर्यंत ठेवून घेईल. आणि लोकांच्या मला जी भावना आहे की ते कलेक्टर NOC देणारच नाही, तर त्यांनी जे काही तपासायचे ते कंटेंट फिक्स असणार आणि त्याच्यामध्ये त्याला एक टाईम लिमिट देण्यात येणार आहे. त्यानंतर जे आमची योजना आहे, स्कीम आहे, त्याबद्दल पण आम्ही लवकरात लवकर ते निकाली काढण्याचा प्रयत्न करतोय. त्या अनुषंगाने आम्ही जे जिल्हा वक्फ अधिकाऱ्याला जे अधिकार दिले स्कीम पूर्ण परिपूर्ण तिकडूनच तपासून आमच्याकडे सादर करायचे, जेणेकरून मॅनेजमेंट जर प्रॉपर आम्ही दिला तर त्या मॅनेजमेंटमुळे जे काय वाद असतात ते संपुष्टात येतात आणि त्याच्यामुळे ते वक्फ मालमत्तेचं ती मॅनेजमेंट संरक्षण करू शकते. याच्या पाठीमागचा हा आमचा हेतू आहे की मॅनेजमेंट 100% क्लिअर करणे.